नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, नेपाल में जो हो रहा है, शांति की तरफ नेपाल बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ जितने पूर्व पीएम, उनके मंत्री, पीएम, अधिकारी बड़े, वो सब भाग गए। कोई हेलीकॉप्टर में लटक के भाग गए, कोई पिट गए, कोई पिटते हुए भागे, कोई छुप गए। सब भाग खड़े हुए, तमाम पार्टियों के। 17 सालों में जितने नेता गद्दी संभाल रहे थे, सब किनारे हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि 3 नेताओं की चर्चा हो रही है, लेकिन अब जो है कुल मिलाकर के ये आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश रह चुकी हैं वहाँ, सुशीला कार्की, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। और संभावना जताई जा रही है, या हो सकता है जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ या कार्यक्रम खत्म होगा तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन चुकी होगी। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री पद की ओथ ले रहे हैं। मैंने लंबा ढूंढा, लेकिन वो उस वीडियो के अलावा कहीं मुझे कुछ नजर नहीं आया, कहीं न्यूज नहीं मिली, कहीं कोई खबर नहीं मिली। और लोग चाह रहे थे, कि बड़ा वर्ग चाह रहा था कि बालेंद्र शाह जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन बालेंद्र शाह ने मना कर दिया। और उनका है कि वो अभी सुशीला कार्की ही जो है वो नेतृत्व करें। जेड जो ग्रुप है, जेन जेड जी जिसको कहते हैं, जेन जेन जी, 5 घंटे तक ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि सुशीला कार्की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। और इस मीटिंग में 5,000 युवा शामिल हुए थे और कार्की ने भी सरकार की बागडोर संभालने की सहमति दी थी। उसके बाद जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां पहुंची, अधिकारियों से मिली। हालांकि ये भी आया, ये कल की खबर है, शाम की, और उनका विरोध होने लगा। फिर जो है एक प्रदर्शनकारियों का जो एक गुट है उन्होंने नारेबाजी कर दी और उनकी मांग थी कि काठमांडू के जो मेयर है बालेन शाह, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो है बाद में खुद बालेंद्र शाह ने पोस्ट लिखा और उन्होंने सुशीला कार्की को समर्थन दिया। तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय जैन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप सब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव कराए। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना है। मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम चुनावी सरकार का नेतृत्व सौंपने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने परिपक्व हैं। ये बालेंद्र शाह ने अपने पोस्ट में कहा और बाकायदा स्पष्ट कर दिया। बालेंद्र शाह को माना जाता है कि इस आंदोलन के पीछे बालेंद्र शाह की बड़ी भूमिका रही। और अब देखिए, जो सुशीला कार्की है उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि ये विराट नगर की रहने वाली है। वहीं उन्होंने पढ़ाई की, राजनीति विज्ञान और कानून की, फिर वकालत और लीगल रिफॉर्म में करियर बनाया। 1972 में विराट नगर के महेंद्र मोरंग कैंपस से बीए किया था। 75 में वाराणसी आ गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली और 78 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। और उसके बाद जो है वो कानून की प्रैक्टिस शुरू की। 1979 में 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस में सहायक प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त की गई। 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनी, सीनियर एडवोकेट बनी, लॉयर बनी। और उसके बाद उन्हें 18 नवंबर 2010 को न्यायाधीश नियुक्त किया गया और जुलाई 2016 से जून 2017 तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर रही। तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है। मैं आपको जो है जो चल रहा है और कि इसके पीछे, आंदोलन के पीछे केवल ये नहीं था कि किस तरीके से कहा गया कि जो सोशल मीडिया बैन किया गया उससे गुस्सा उमड़ आया। ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में आक्रोश था और वो निकल करके आया। लेकिन एक और बात पर, तो ये देखिए, ये जो है इसमें कहा जा रहा है कि आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि वहां पूरे तौर पे जो है सत्ता में
पिछले 15 साल से जो नेपाली कम्युनिस्ट भी जो हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों में ब्राह्मणों का दबदबा था, हिंदुस्तान में भी रहा है। बिहार की खासकर चर्चा होती कि भूमिहारों का दबदबा रहा कम्युनिस्टों में भी, और इसलिए यहाँ भी देखिए कम्युनिज्म फेल हो गया, क्योंकि वो निकल नहीं पाए। वो बात करते रहे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, लेकिन उस तरह के अपने भीतर भी वो परिवर्तन नहीं ला पाए। ये वहाँ भी माना गया। केरल की बात करें या यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें, ब्राह्मण ही हर जगह काबिल थे। और देखिए वहाँ कहा जा रहा है कि नेपाल में जो जन आंदोलन हुआ, बसावन इंडिया लिख रहा है कि उसकी बसावन इंडिया जो है वो जो चला रहे हैं ये, वो सामाजिक न्याय को लेकर के लगातार वो लिखते रहते हैं और सामाजिक न्याय के एक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि उसकी जड़ में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि सत्ता के हर प्रमुख पद पर एक जाति विशेष ब्राह्मण का होना भी है। नेपाली शासन सत्ता से बहुसंख्यक ओबीसी, जनजातीय, मधेसी और दलित समुदाय सत्ता संरचना से बाहर है। यही असमानता और प्रतिनिधित्व की कमी जनता के गुस्से का असली कारण है। इसे कम्युनिज्म नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद की सत्ता संरचना करना अधिक सही होगा। अब देखिए इसमें जो है प्रधानमंत्री जो अभी थे केपी शर्मा ओली ब्राह्मण, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ब्राह्मण, सेनाध्यक्ष नेपाली सेना का प्रमुख क्षत्रिय ब्राह्मण पृष्ठभूमि से रहे हैं, संसद अध्यक्ष देवराज घिमिरे ब्राह्मण रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के 7 प्रांत है, इसमें से 4 में ब्राह्मण उच्च जाति के मुख्यमंत्री रहे। विदेशी दूतावास रिपोर्टें के अनुसार लगभग 80 से 90% राजदूत पद पर भी ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग हैं। अब बताया जाता है कि नेपाल की कुल आबादी में ब्राह्मण और क्षेत्रीय मिलकर 30% से कम है, लेकिन सत्ता पर लगभग 75% कब्जा इन्हीं का है। भारत में क्या है, भारत में 10% के करीब है और सत्ता पे 90% से ज्यादा इनका कब्जा है। राहुल गांधी बार बार इसका जिक्र कर रहा है। और लेकिन शीर्ष पदों पर वही परंपरागत ब्राह्मण और उच्च जातियों का वर्चस्व बना रहा। दूसरी ओर जनजाति यानी आदिवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछड़ी जातियां संख्या में अधिक होने पर भी सत्ता में इनकी भागीदारी सीमित है। यहाँ कम्युनिज्म के नाम पर भी असल में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बने रहना भी विद्रोह का असली कारण रहा। तो ये देखिएगा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और साथी क्या कह रहे हैं। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा है कि नेपाल के राजनीति पर हमेशा से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों का दबदबा रहा। जनजातियां, दलित, मधेसी और महिलाएं हाशिए पर धकेली जाती रही हैं। साल 1990 के बाद नेपाल से 13 प्रधानमंत्री देखे, जिनमें से केवल 3 क्षत्रिय और 10 पहाड़ी ब्राह्मण रहे। अब देख लीजिए, 10 पहाड़ी ब्राह्मण रहे। कोइराला, दहल, भट्टराई, अधिकारी और केपी शर्मा ओली सभी पहाड़ी ब्राह्मण हैं। वहीं थापा और देउआ क्षत्रिय जाति से आते हैं। सत्ता केंद्रित राजनीति का यह समीकरण दशकों से अमिट बना हुआ है। आज स्थिति बदल रही है। पहली बार जनरेशन जी ने खुलकर काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह के लिए प्रधानमंत्री की मांग की है। बालेन शाह न सिर्फ मधेसी बौद्ध है, बल्कि एक 35 वर्षीय पॉपुलर हिप हॉप कलाकार भी रहे हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बने तो नेपाल के पहले बौद्ध, पहले मधेसी और पहले गैर सवर्ण प्रधानमंत्री। हालांकि मैंने पढ़ के बताया आपको कि वो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो चाह रहे हैं कि चुन करके आए सत्ता में, तब वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देखिए एक और आपको दिखाऊं कि ये देखिए सविता कुमारी लिख रही है, ये हिंदुस्तान की बात है। मध्य प्रदेश में जब रातों रात 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था, तो इस फैसले के विरुद्ध क्या कोई बहुजन समाज संगठन उतरा था? फिर ब्राह्मण संगठन 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले के विरोध में क्यों है? ब्राह्मणों को आरक्षण से दिक्कत है या एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से? मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के फैसले के विरोध में उतरे ब्राह्मण संगठन। ये सब आपको मैं झलक दिखा रहा हूँ कि इस देश में भी जो है वो सारी चीजें जमीन पे धधक रही हैं, जो कारण जो है नेपाल में। बांग्लादेश में भी गौर कीजिएगा, बांग्लादेश में भी आरक्षण वहां सबसे बड़ा इशू बना। और जो शेख हसीना थी, उन्होंने 71 में जो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, उनके बच्चों के लिए जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से हैंडल किया गया, सुप्रीम कोर्ट से उसको जस्टिफाई कराया गया। नेपाल में भी वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजें की जो सरकार चाहती है। हमारे देश में भी यही दिख रहा है। आप सब समझ रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इस पर। अब देखिए
मध्य प्रदेश का एक वीडियो देख लीजिए। हमें मात्र आरक्षण कितना दिया जा रहा है? 14%। हम लोग विगत 6 साल से सिलेक्ट होने के बाद दर दर भटक रहे हैं। मैं आज 5-6 भर्तियों में, कई भर्तियों में, मध्य प्रदेश पुलिस यूपीएससी तक की सारी भर्तियों में होल्ड हो गया। मैंने सोचा मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। आज हम 6 महीने से तो रोडों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ 1.5 लाख स्टूडेंट है ओबीसी का, और हम लोग मोहन काका को, मध्य प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि हम स्टूडेंट उस हद तक पहुंच गए, हमें मजदूरी दिहाड़ी बेलदारी करना पड़ रही है। तो हम ये ऐसी संभावना हम कह रहे हैं कि युवा इतना उतावला हो चुका है ओबीसी वर्ग का कि जो नेपाल में हो रहा है वही हम सकता पलट मध्य प्रदेश या भारत में भी हो जाएगा। अगर हमारे ओबीसी को हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम लोग दर दर भटक रहे हैं। विगत 6 साल से हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मजदूरी दिहाड़ी बेलदारी करके किसान का बच्चा होने के बाद हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे एक पिटीशन के तहत हम लोगों को होल्ड किया था, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से डिसमिस हो गई है। उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, उसके बाद भी हमें गुमराह कर रहे हैं। आज 6 महीने से बार बार बोलते हैं मैं डंके की चोट पे दे रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे आश्वासन दे दे के काका हम परेशान हो चुके हैं। अब हमें आश्वासन मत दो काका। हम लोगों को या तो हमें आत्म मृत्यु करने के लिए हमें दे दो, हम लोग मृत्यु कर लेंगे, मर जाएंगे, हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है काका, हम दर दर भटक रहे हैं। आज मेरे साथ 1.5 लाख युवा में से कई लोग हैं ना, वो सुसाइड कर चुके हैं ओबीसी वर्ग के। और प्रशांत सिंह जो महाधिवक्ता जी हैं वो खुले ओबीसी विरोधी हैं। अभी दिल्ली में इनने हमारे ओबीसी के वकीलों के साथ बैठक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी गुमराह कर दिया कि मैं सोच विचार करूंगा। अभी इनने सर्वदलीय बैठक बुलाई, वहां पे प्रशांत सिंह जी को बुलाया, लेकिन वो ऑनलाइन अपियर हुए, वो खुले विरोधी हैं। मोहन काका जी आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको मैं 4 बार मिला हूँ, आपको बार बार मैंने गुहार किया काका हमारी बात सुन लो, ना तो मैं भी सुसाइड कर जाऊंगा, एक युवा भी इस देश से चला जाएगा, और हम क्रांति जब तक हमसे होगा हम लड़ेंगे। हाँ, अगर ये सारे मेरे साथी इधर जो खड़े हैं, इन सबका यही कहना है कि अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो जो नेपाल में हो रहा है उसको यहाँ पे भी हो सकता है। मेरा नाम रवि गुर्जर है। तो ये जो है आपने देखा, ये मध्य प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश से करें। मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है लंबे समय से आरक्षण को लेकर के। जो पिछड़ों का आरक्षण है वो बढ़ाया जाए। वहाँ शायद 14% या 15% है, वो या 17% है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, लेकिन यही है। 27% पूरे देश में है, तो वहां भी करने की मांग की जा रही है, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। वो बता रहे हैं लंबे समय से। उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की बहाली हुई और कितनी बेईमानी हुई। आज भी उसमें अदालतों तक ने कहा है कि ये गलत है, इसको ठीक कीजिए, लेकिन वहां जो है जिस तरह से काबिज है बीजेपी और आदित्यनाथ, और ये लगातार कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष का पूरा प्रशासन पे कब्जा है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत पूरा कब्जा जमाए हुए उत्तर प्रदेश, और पूरे आरएसएस में इन्हीं का कब्जा है। वो कहने के लिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन सत्ता संचालन जो है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना, तो वही सुनना है जो ऊपर से आदेश आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, लेकिन ओबीसी के लिए क्या किया, ये गहरा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में देखिए क्या हो रहा है, ये भी वीडियो देख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। देख लो भाई लोग क्या हाल किए हैं प्रशासन हम लोगों के साथ है। एनडीए सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार। भाजपा सरकार देखो किस तरह से मारा गया है हमारे साथी को, इसका बदला लेना पड़ेगा साथियों, बदला लेना होगा। तो ये जो है, देखो किस तो ये जो तस्वीर है बिहार की, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर,
तमाम जगहों पे यही आलम है, और आरक्षण को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के, ये तमाम मसले हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन वो सरकार जो है वो बीजेपी से संचालित हो गई। 2020 के बाद खास करके बीजेपी बहुत प्रभावी हुआ, और प्रधानमंत्री जिस तरह से जाकर के वहाँ अनाउंसमेंट करके आते हैं, ये दे दिया, वो दे दिया, पूरे देश में ऐसा लगता है कि सब बिहार को दे दिया, लेकिन बिहार जाइए तो पता चलेगा बेरोजगारी चरम पर है, और बिहार में कुछ है नहीं, रोजगार के लिए क्या साधन है बिहार में। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बोले विकसित प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इन प्रदेशों में इंडस्ट्री है, व्यापार है। बिहार में क्या है? बिहार में खेती है। खेती का क्या हाल है आपको पता है। कई लोग कहते हैं कि पंजाब जो है बड़ा समृद्ध है, लेकिन आधा पंजाब तो विदेश में रहता है, वहां से पैसा भेजा जाता है, उससे चल रहा है पंजाब। पंजाब की इकोनॉमी कोई बहुत कमाल नहीं है, लेकिन वो दिल्ली के नजदीक है, पंजाबी जो है समृद्ध है, तो वो चीजें होती है। लेकिन बिहार में भी आक्रोश फैल रहा है। नीतीश कुमार ने, हालांकि इसको मैं कहूंगा कि बहुत कंट्रोल किया है नीतीश कुमार ने अपने तरीके से। वो जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से और उन्होंने काम किया है, और उस तरीके की स्थिति आरक्षण को लेकर के नहीं है बिहार में। लेकिन जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां आरक्षण को लेकर के आक्रोश है। और आपको याद होगा, मैं लगातार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे आ गया। पिछड़े 52% है लगभग, जनसंख्या गिनी नहीं गई, जाति गणना होती नहीं है। राहुल गांधी जब से हल्ला कर रहे हैं, तब से लग रहा है कि सरकार ने कहा है, मोदी सरकार ने, कि हम जाति गणना करेंगे, लेकिन कब करेंगे नहीं पता। नॉर्मल गणना नहीं हुई है, जाति गणना क्या कराएंगे, और इनकी इच्छा भी नहीं कराने की, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन जाति गणना का सच देश के सामने आएगा, उस दिन इनका तंबू उखड़ जाएगा। और जो चिनगारी, जो मैंने वीडियो दिखाया, वो चिनगारी के तौर पर समझ लीजिए। अगर ये चिनगारी है तो चिनगारी को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। चिनगारी जो है वो पुआल के ढेर में आग लगाने के लिए काफी है। और मैं इसमें मानता हूं कि नेहरू और गांधी ने जो, या और हमारे भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस है, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, बाद के नेता हुए, उन लोगों ने बहुत कुछ संभाला हुआ है। हमने ऐसा संविधान बना के रखा है कि संविधान भी हमें कहता है कि रास्ता हमारे पास है। ये आरएसएस को भी पता है, लेकिन आरएसएस ने जिस तरीके से भगवा के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर माहौल बनाया है देश में, और बहुजनों को लाइन में खड़ा करवा दिया है। कई सारी पार्टियां हैं जो बहुजन के नाम पे पार्टियां हैं, वो बीजेपी की पार्ट बी वर्ग के तौर पे काम करती रहती है। आप, हम बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और उसका असर होता है कि बहुजन वोट बढ़ जाते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, चाहे और हो। और कांग्रेस विरोध के नाम पर तमाम चीजें चलती हैं। कांग्रेस के भीतर भी कई सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस ने भी आरक्षण को लेकर बात कीजिए तो मनमोहन सिंह के समय में, जो 2006 में अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आरक्षण को एजुकेशन सेंटर है वहां लागू करवाया, शैक्षणिक संस्थानों में लागू करवाया। और अगर वो नहीं लागू होता तो बच्चे पढ़ते नहीं, तो नौकरी मिलती कैसे। लेकिन आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बच्चों के पास डिग्रियां हैं, लड़कों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरी नहीं। देखिए, अभी 13 तारीख को वहाँ बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, लाखों विद्यार्थी, और सब परेशान है, क्योंकि इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला भेज देते हैं। ट्रैवल करना कितना मुश्किल है, बाढ़ का समय है, तमाम चीजें। लेकिन ये नीतीश कुमार को भी दिखाई नहीं पड़ता। आप अगर उसी जिला में एग्जाम लेते हैं जिस जिला में वो रहने वाला है, तो क्या दिक्कत हो जाती है। कहते हैं कि उनको, सरकार को लगता है, या जो अफसर है उनको लगता है कि यह स्कूल को सेट कर लेंगे। अरे सेटिंग तो तुम सब लोग किए हुए हैं। जब इंटरव्यू कर रहे हो तो सारी सेटिंग चल रही है, किसको नहीं पता है। वो अब लड़कों को भी पता चल गया किस तरह की सेटिंग है और किस तरह से आप लोग काम करते हो। और ये जो छल करते हो लोगों के साथ सत्ता में बैठ करके, वो छल अब लोगों को धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, पता चल रहा है कि ये छल बहुजनों के साथ किस किस तरह से आप छल करते हो। और आरएसएस को अगर ये लगता है कि ये भगवा के नाम पर, हिंदू के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप जो है पूरे समाज को दशकों बेवकूफ बनाते रहोगे, तो मुश्किल है। राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात को राष्ट्रीय मंच पे लाके खड़ा कर दिया है, उसका इम्पैक्ट जमीन से लेकर के आसमान तक दिखाई पड़ता। ये सही है कि कांग्रेस के भीतर भी ढेर सारे लोग हैं जो संघी हैं और वो नहीं चाहते सामाजिक न्याय,
वो सामाजिक न्याय के नाम पर उटपटांग भाषण देते हैं और फिर राहुल गांधी को मंदिर लेकर के चले जाते हैं, प्रियंका गांधी को मंदिर लेकर के चले जाते हैं, मस्जिद लेकर के चले जाते हैं। कई साथी हमारे कह सकते हैं कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद के खिलाफ बोलते हो। मैं हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद दुकान के अलावा कुछ नहीं, और वो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आपको भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर भटकाते हैं। आपके अधिकार आपसे जो छीन रहा है, उसके प्रति आप, अपने अधिकारों के प्रति आप जवाबदेह नहीं हो पाते हो, आप पहचान नहीं पाते हो कि आपके जीवन को बर्बाद करने वाला कौन है। आपको लगता है कि हमारे जीवन ये हाल में है तो इसकी वजह है ईश्वर है, हमने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए हम ये भुगत रहे हैं। लेकिन दरअसल आपके हिस्से का खा रहा वो है जो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दुकान चला रहा है। ये हम सबको समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो घंटा बजाते रह जाएंगे और हजारों साल से जो स्थिति है वो बनी रह जाएगी। देश में स्थिति बदली है तो उसकी वजह है संविधान। कई लोग कहते हैं कि जो है अल्लाह के दरबार में सब बराबर है, लेकिन भारत में मुस्लिमों में भी ढेर सारे भेदभाव है, वहां भी जाति भेद है, और अल्लाह वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी उसकी जिंदगी बदली नहीं। आज भी उनके उनके पास गरीब, सबसे ज्यादा गरीबी है, दलितों के बराबर कहा जाता है। अक्सर देखिएगा मुसलमानों पे बात होते हैं, जितने सारे रिपोर्ट आई, आयोग बने, उन सब ने कहा कि भयानक गरीबी, और गरीबी की वजह से उनकी आबादी बढ़ती है, न कि धर्म का प्रचार करने के लिए, या कहिए कि हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो जाए इसलिए उनकी आबादी बढ़ती है। उनकी आबादी ज्यादा इसलिए है कि वो गरीब हैं, अशिक्षित है। दलितों में भी यही हालत है। बिहार का जो सर्वे हुआ, जो जाति गणना हुई, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ा कि दलितों की का जो प्रजनन दर है उसमें ज्यादा प्रजनन दर, मुस्लिमों में प्रजनन दर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन जो संपन्न हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे कम है। और देखिए आरएसएस क्या पखार रहा है, 3 बच्चे पैदा करो, अब पालेंगे इनके बाप। कौन पालेगा 3 बच्चे? एक बच्चा तो पल नहीं रहा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, क्या है? घंटा बजाने से पल जाएंगे बच्चे। वही हाल अब मुसलमान ठेकेदार कोई जाके बोलेगा कि 16 बच्चे पैदा करो, नहीं तो तुम कमजोर पड़ जाओ। संख्या नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, कोई मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो संस्कृत का श्लोक था, उसमें ये था कि लाखों तारे उस पर भारी है, एक चांद, एक चंदा भारी है, चंदा के पास रोशनी भले उसने सूरज से लिया। तो ये जो है हमारे देश में जो जड़ता है, शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है, और उदासीनता क्या, शिक्षा है नहीं। मैं कल भी बोल रहा था, वापस मैं दोहराता हूँ कि हर गांव जहां हिंदू रहते हैं मंदिर है, हर गांव जहां मुस्लिम है वहां मस्जिद है, लेकिन हर गांव जहां दोनों रहते हैं वहां स्कूल नहीं, वहां कॉलेज नहीं, वहां अस्पताल नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर कब सोचेंगे आप? नतीजा है कि जो गरीब है, न उनके अल्लाह काम आते हैं, न भगवान काम आते हैं, क्योंकि उनको दवाइयों से उनका ठीक इलाज हो सकेगा, दवाइयां उनको मिलती नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो दर दर भटकते हैं, मारे जाते हैं, फिर डेड बॉडी लेकर के घूमते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई ठेला पे जा रहा है, कोई रस्सी से खींच रहा है। ये हालत अस्पतालों में आप देख लीजिए, वहां अल्लाह मदद करने नहीं आता, वहां भगवान मदद करने नहीं आते, वहां पैसा चाहिए होता है, पैसा दो तमाशा देखो। ये समझना होगा, और ये समझ रहे हैं देश के लोग, धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर हजारों साल से लड़ा रहे हैं। पूरा जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। क्या बदला पाकिस्तान में, क्या बदला हिंदुस्तान में? ये गरीबों के जीवन में कितने बदलाव आए, जाके पूछिए पाकिस्तानियों से, जाके पूछिए बांग्लादेशियों से क्या हाल। बांग्लादेश पाकिस्तान तो भाषा के नाम पर बना, धर्म के नाम पर रहा भी नहीं। क्या हालत है आज? बांग्लादेश कह रहा है फिर से वो पाकिस्तान से जोड़ रहा है और इस्लाम इस्लाम कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का जीवन कैसे सुधरे इस पर विचार नहीं। बांग्लादेश कैसे बेहतर स्टेट बने इसको सोचना। अभी जो प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं वहाँ, मोहम्मद भाई, वो जो है मोहम्मद यूनुस, वो क्या थे, वो माइक्रो मैनेजमेंट किया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन लेना आसान काम किया, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया, उससे लोग मजबूत बने। बिहार में कहा जाता है कि वो जो जीविका दीदी हैं उनको वो सहायता मिली, हालांकि उस पर भी अब विवाद हो रहा है, और कह रहे हैं कि ज्यादातर महिलाएं लोन के चंगुल में फंस गई, सरकार उस पर ध्यान दे नहीं रही। नीतीश कुमार क्या ध्यान दे, सत्ता बचाएं कि आपको बचाएं? तो ये हालत है। और ये चिंगारी जो है वो जब तक चूल्हे में जलती है आग तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन छप्पर को पकड़ लेती है आग, उस दिन सब खाक हो जाता है। और नेपाल में वही हुआ, सब खाक हो गया।
उसको बनाने में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन फिर वही है, तुलसीदास ने जो कहा है, को भयो निरप हमें कहानी, दास छाड़ न होई है रानी। तो ये जो है कोई सरकार बने, हमारे आम समाज में मैं देखता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, मैं शहरों में सुनता हूँ, तो लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, कोई सरकार है, हमको तो यही सब्जी बेचना है, हमको यही गरीबी है, हमको यही है। इसको बदलना जरूरी। और राहुल गांधी जो नारा लगा रहे हैं सामाजिक न्याय का, या पिछड़े नेता जो चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो, या कोई हो, अगर समाज नहीं बदलता और अपने खानदान परिवार के लिए आप करते रहते हो, तो कल आपके खिलाफ भी जनमानस खड़ा हो जाएगा और चिंगारी आपके घर में भी आग लगाएगी। फिर आपको भी भागना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं भागोगे तो मारे जाओगे। तो वो स्थिति क्यों आने दे रहे? अहंकार, अगर देखिए ना, भाजपा के नेता किस अहंकार में बोलते हैं, उनको लगता है कि ये देश उनके बाप का है, जैसे चाहे करेंगे। यही हाल वहां भी था, नेपाल में था। वहां लोगों को लग रहा था कि जो हम चाहेंगे वही, कुचल देंगे सबको। कितने दिन कुचलोगे, कितने साल कुचलोगे, फाइनली क्या हुआ? कहा जा रहा है कि वहां ब्राह्मण प्रधानमंत्री फिर से बनाए जाएंगे और ब्राह्मण राज फिर से स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, राजशाही आएगी। वो कौन कर रहे हैं? वो यही लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब सब आगे बढ़े। इनको गरीब सवर्णों से भी परहेज है। इसलिए बार बार मैं जिक्र करता हूं जगदेव बाबू का। जगदेव बाबू बिहार के लेनिन कहलाए, लेकिन बिहार के नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए उनको खड़ा किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे जो दलित और पिछड़े जो नेता हैं, वो भी अपने अपने घुट्टी में फंसे रहते हैं, अपने खूंटे से बंधे रहते हैं, उनको राष्ट्रीय नायक दिखाई नहीं पड़ते। किसकी? जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और सवर्ण, स्त्रियों, गरीबों सबकी बात की थी। लेकिन 10% आरक्षण जब देते हैं ये नरेंद्र मोदी जी, आरक्षण ईडब्ल्यूएस को, तो उसमें बाकी ईडब्ल्यूएस मतलब खाली होता है वही सवर्ण, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू, ऐसे मुसलमानों के विरोध आग उगलते रहते हैं। लेकिन यही मुस्लिम आरक्षण दिया, 10% आरक्षण में मुसलमान भी शामिल है, सवर्ण मुसलमान शामिल है। दलितों के लिए अगर कर्नाटक सरकार या कोई सरकार कुछ करती है तो इनको मिर्ची लग जाती है। 4% आरक्षण मुसलमानों के धर्म के नाम पर आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर भी नहीं था और भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन आपकी सरकार, आपकी न्यायपालिका, आपका तंत्र, आपको बहुमत, और ये बहुजनों को समझ में आ रहा है। बहुजनों को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन, हम नहीं चाहते हैं नेपाल, लेकिन ये क्या, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सामंतवाद का अक्सर जिक्र करते हैं, अरे देखिए दलितों में भी बनते हैं तो मायावती हो जाती है, दलितों में भी बनते हैं तो वो लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पिछड़ों में भी बनते हैं तो लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि वो ब्राह्मणवाद, जो श्रेष्ठतावाद है, वो खत्म नहीं हो रहा है। और इस श्रेष्ठतावाद जब तक खत्म नहीं होगा, जातियों के नाम पर कोई ना कोई शासन करेगा। आप मंदिर जाओगे, आप मस्जिद जाओगे, अब वही ढोल बजाओगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट मनुष्य होना नहीं हो जाएगा, आपके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो है यादव हो या ब्राह्मण हो। यादव ब्राह्मण सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, वो श्रेष्ठतावाद बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए सही रोल तय करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के लिए सही रास्ता बनाना पड़ेगा, ईमानदारी लानी पड़ेगी व्यवस्था में, वो जो लूटवाद है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे देश के जो सत्ता में बैठे हैं लोगों के लिए अलार्म है। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो कल गड़बड़ होगा। खबर आ रही है कि फ्रांस में जो है मैक्रो ने जो है वो आंदोलन था उसको जबरदस्ती कुचल दिया है। लेकिन आंदोलन को, गुस्से को कुचला नहीं जा सकता। आप आग को दबा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो सुला दे सकते हो, पानी डाल करके ठंडा कर दे सकते हो, किसी और रास्ते से उसकी गर्मी निकाल सकते हो। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भड़केगी आग तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे। और दुनिया भर में कई क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों की वजह से क्या हुआ वो पता है। वो चाहे बाद के दौर में भी, हाल के कुछ वर्षों में देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में किस तरह से अवामी लीग के नेताओं को मारा गया, उनके समर्थकों को मारा गया। हिंसा गलत बात है, लेकिन जब अति कर देंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो यही होता है। बहरहाल यहाँ पे सामाजिक न्याय की जो बात चल रही है उसके
केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, तो सामाजिक न्याय करना पड़ेगा। आपको भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, जातीय आधार पर भेदभाव। और देखिए जाति के नाम पर कितने संगठन बने हुए हैं, खास करके सवर्णों के संगठन देखिए, ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन और फलाना संगठन। वो क्या करते रहते हैं, बिहार में जाइए, आशुतोष कुमार है, भूमिहार नेता है, किस तरह से आगे उगलते रहते हैं, माँ बहन की गालियां देते रहते हैं, पिछड़ों को, दलितों को। क्या है, कब तक गालियां? तो टकराव की स्थिति जो है, अगर टकराव संवाद के जगह पे विवाद और बंदूक से लेंगे तो फिर टकराव भारी पड़ जाता है। नेपाल में वही, सत्ता में बैठे थे, पता नहीं चला, वही बांग्लादेश में हुआ, पता नहीं चला कि इतना खिलाफ, हमारे खिलाफ आक्रोश है कि हमको मार देगा। सेना ने अगर नहीं बचाया होता तो घंटा बज जाता उनका। बहरहाल हमारे साथ ढेर सारे साथी, ये समझने की जरूरी है, सामाजिक न्याय जो संविधान कह रहा है, संविधान का प्रियम्बल जो है वो हमारा अद्भुत है। उस प्रियम्बल के खिलाफ अगर जाएंगे, ये लगातार आरएसएस वाले प्रचार करते रहते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता ऐड कर दिया गया, ये जो है अखंडता ऐड कर दिया गया। अरे कहाँ बैठ, समाजवाद ऐड कर दिया गया, ऐड नहीं कर दिया गया, संविधान में ऑलरेडी है। उसको मूर्खों के लिए इंदिरा गांधी ने सामने ला दिया, लिख दिया कि ये लो पढ़ लो, इतना ही पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। वरना लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? समाजवाद किसको कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? हिंदू धर्म की बात करना धर्मनिरपेक्षता है? और आप हिंदू धर्म की बात करोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, और दूसरा जो है खालिस्तान नहीं बनाएगा, उसको रोक लोगे आप। तो खंड खंड पाखंड इनके भीतर है। ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, और कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को हम अपने देश में शामिल नहीं करेंगे। तो आप जो है, आप खोल दो ना, अखंड भारत तो तब बनेगा जब आवाजाही बन जाएगी। पाकिस्तान से भी लोग आएंगे, बांग्लादेश से भी लोग आएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी आएंगे, कोई बैरियर नहीं रहेगा। अपराध तो यहाँ क्या, यहाँ घूमते रहते तो अपराध नहीं करते लोग। यहाँ तो महाराष्ट्र में खूब आरोप लगता है, बिहारी आते हैं, भैया आते हैं और अपराध करके भाग जाते हैं। हालांकि अपराध यहाँ भैया कम करते हैं, ज्यादा अपराध मराठी खुद ही करते हैं पूरे देश में। अपराधी कोई जंगल से ढूंढ करके थोड़े लाना होता है, अपराधी तो आपके बगल में बैठा हुआ है। सत्ता में बैठे ज्यादातर लोग अपराधी हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं। क्या नहीं करते हैं वो, जो कहा जाए वो कम है, जितना कहा जाता है उनके अपराध के बारे में वो कम है। लेकिन होता क्या है, आप आरएसएस के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में डालो और साफ हो जाता है। बाकी दूसरी पार्टियों में चारा चोर, फलाना चोर, दिखाना चोर, सब चोर आ जाता है। और वो जब बोलते हैं कि हम आपके अधिकारियों के नाम याद रखे हुए हैं, तो फिर लगता है कि ये बदला ले रहा है। अरे आप तो हजारों साल से बदला ले रहे हैं, आजादी के बाद भी बदला लेने का क्रम आपका रुका नहीं, और आप ढोल बजा करके बदला लेते हैं। तो इसके खिलाफ आज नहीं कल चेतना जागेगी, और बहुजनों में भी शिक्षा जब आएगी, और बेरोजगारी ऐसा तूफान है, बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ देता है। और उत्तर प्रदेश बिहार में है क्या? अक्सर कहते हैं महाराष्ट्र के नेता, तमिलनाडु के नेता, गुजराती भी बोलने लगे हैं आजकल कि आप अपने बिहार को बनाइए, उत्तर प्रदेश को बनाइए। अरे लूट लिया है आप लोगों ने यार, प्रांत के नाम पर जबरदस्त भेदभाव किया है। संविधान नहीं कहता प्रांत के नाम पर भेदभाव करो, लेकिन आप तमाम जो नॉन हिंदी बेल्ट है उन लोगों ने प्रांत के नाम पर भेदभाव किया है। वो पश्चिम बंगाल भी उसमें शामिल है। बिहारियों को गाली देना, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देना, हिंदी भाषियों को गाली देना फैशन हो गया है, और लगता है कि ये राजनीतिक चीज। दिल्ली में भी ये चल पड़ा। दिल्ली की नेता शीला दीक्षित ने भी कहा था कि यूपी बिहार के लोग आते हैं। अभी हल्ला हुआ कि केरल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि बिहारी और बीड़ी, ये क्या है? ये घटिया मानसिकता है, और इस मानसिकता को राहुल गांधी को भी रोकना पड़ेगा। राहुल गांधी नहीं रोकेंगे तो आरएसएस तो रोकेगा नहीं, राहुल गांधी भी नहीं रोकेंगे तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल। बहुत